हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। लिखना। हाँ सर। एन इलेक्ट्रॉन electron with kinetic energy 5 electron volt is accelerated through is accelerated through is accelerated through a potential difference of is accelerated through a potential difference of potential difference of potential difference of 10 potential difference of 10 volt potential difference of 10 volt then find de Broglie wavelength then find de Broglie wavelength then find de Broglie wavelength of this electron and find the Broglie wavelength of this electron approximate value calculate सर √15 है क्या आंसर? root चलो देखते हैं लेकिन ऐसे अगर इनिशियल देखोगे कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इसको एक्सेलरेट करा गया कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट के अक्रॉस तुमने इसको एक्सेलरेट करा है जिसके चलते फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल टू KEF KI प्लस E इनटू जिस पोटेंशियल डिफरेंस से तुमने डेल्टा P के अक्रॉस जो तुमने इसको एक्सेलरेट करा है करना पड़ेगा तो दिस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है लैम्डा इक्वल टू h by रूट ओवर 2m k h कितना होता है 6.6 into 10 raised to power -34 divided by रूट के अंदर क्या जाएगा 2 into 9 सर आप माइक को सर थोड़ा और मुंह के पास लेके जा सकते हैं सर, थोड़ा धीरे आ रहा है वॉइस। जी सर, बहुत धीरे आवाज है। ठीक है सर अभी थोड़ा ठीक है सर। 2 into 9 into 10 raised to power 39 सर फिर लो हो गया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी ठीक है आ रहा है हाँ सर। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको किस में पुट करोगे पहले तो कन्वर्ट करेंगे जूल में क्योंकि अभी ये सारा वैल्यू तुमने एसआई में पुट करा है ये जूल में पुट करेंगे 15 into 6 1.6 into 10 raised to power -19 इसको सिंप्लीफाई करना है ठीक है क्या होगा हाँ तो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो ये 6.6 into 10 raised to power -34 है नीचे क्या आएगा देखो नीचे ये जो भी पावर आ रहा है इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 20 होगा
ये दोनों को ऐड करो 20 कैसे 50 होगा, यानी रूट के बाहर क्या आएगा 10⁻⁻25 रूट के बाहर सीधे ला सकते हो ना, ये जो पूरा टर्म है इसको रूट के बाहर ला सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू ये 9 है और इसके अंदर 1.6, ये पूरा किसके अंदर है रूट के अंदर। अब देखो यहाँ से बाहर क्या क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 6.6 तो ऊपर है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा, ऊपर जाएगा ये 9 बचेगा, तो 10⁻⁻9 बचा, नीचे रूट में बचेगा 3। अब यहाँ से बाहर लग सकते हो 3 और इधर से बाहर लग सकते हो 4, ये बचेगा तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ इसको प्रोवाइड कर दो, ये 16 हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 9 को रूट के बाहर लाओगे क्या आएगा 3, 16 को रूट के बाहर लाओगे 4, बस ये बचा। हाँ अब देखो ये जो चीज है ये √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, 1.7 से ये जाएगा 4 से जाएगा 4 टाइम्स में अप्रोक्सीमेटली, तो ये 4 से 4 चला जाएगा, यानी तुम्हारे पास बचेगा 1/3 इंटू 10⁻⁻9, या इसको क्या बोल सकते हो 1/3 नैनो। कहाँ बड़ा कैलकुलेशन यार, इसमें कितना टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेट नहीं करोगे तो फिर थोड़े हो पाएगा, तुम सोचते रहोगे ये सर हम 6.6 को काट दे रहे 3.3 से एग्जैक्टली, तो वो करते रह जाएगा। अप्रोक्सीमेट करना होता है क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं इसके दूर दूर होते हैं, जैसे ऑप्शन जो है किसी का पावर 24 देगा, किसी का पावर -24, किसी का पावर -14, इस तरीके से ऑप्शन रहता है, ऑप्शन में लार्ज डिफरेंस रहता है, पावर में भी डिफरेंस आ जाएगा, फिर जो वैल्यू होगा उसमें भी डिफरेंस आएगा। कई बार तो ये कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ता है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से सेट करके देगा ना कि ये वाला जो इधर कैलकुलेशन कर रहे हो ये सारा करने का जरूरत नहीं है, बस इसी से काम चल जाएगा। ऑप्शन 10⁻⁻9, 10⁻⁻18, 10⁻⁻15 अगर दिया हुआ है तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए 9 वाला, तो -9 वाला टिक करेंगे, इधर ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हो, ज्यादा जरूरत है नहीं पूरा कैलकुलेट करने का। अगर पूरा कैलकुलेशन मैच हो रहा है तो फिर इधर थोड़ा दिमाग लगा लोगे काम बन जाएगा। इसी टाइप के प्रॉब्लम तुमको दिखेंगे, जो भी ब्रॉगली से अगर क्वेश्चन आता है तो हल्का फुल्का कैलकुलेशन होगा। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। सर, ये एच वगैरह का वैल्यू तो जेई मेन एडवांस में दे देता है ना, क्योंकि हाँ मतलब उतना एडवांस तरह में याद नहीं करना होगा। दे देगा वो, सीधे लास्ट में जो अपेंडिक्स देता है उसमें सब कुछ बता देता है जी, मेंस में या एडवांस में बता देता है। यार उसकी वैल्यू रख सकते हैं, एच जो है इतना बार यूज होगा ना तो उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इतना तो रख ही सकते हो, ये बहुत बार यूज होता है। चलो नेक्स्ट लिखना न्यूक्लियर फिजिक्स। ज्यादातर जो भी बातें होंगी हम किसके लिए करेंगे, न्यूक्लियस से रिलेटेड बातें करेंगे। पूरा रेडियो एक्टिविटी में डील करेंगे, फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन, अल्फा बीटा गामा सारा चीजें जो होगा वो कहाँ आएगा इसी चैप्टर में आएगा। पॉजिटिव रे यार कुछ है नहीं, पॉजिटिव रे जो तुम्हें ये तुम्हारे मॉड्यूल में अलग से पॉजिटिव रे जो करके दिया हुआ है ना, वो सिलेबस का पार्ट अब है नहीं, वो सारी चीजें न्यूक्लियर फिजिक्स में ही पढ़नी होती है, जिसमें बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव रे पढ़नी है। एक्सरे सिलेबस में नहीं, मतलब इसमें जो तुम्हें मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में तुम्हें एक्सरे नहीं पढ़ना है, पॉजिटिव रे नहीं पढ़ना है, कम्युनिकेशन सर मेरा सिस्टम। में तो है ही नहीं सर पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव रे हाँ वो है, जे मेंस या एडवांस के मॉड्यूल में नहीं होगा, नीट के मॉड्यूल में दिया हुआ है लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम भी शायद अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, कम्युनिकेशन सर मेंस में शायद आता था, अभी पता नहीं। इसमें आता था, चेक कर लेना, मे भी शायद हाँ इस सर बार वो वही। भी हटा दिया, वैसे ही फालतू का कुछ कुछ पढ़ते मतलब। चलो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। अगेन ये जो चीज है एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, उसने बताया था कि जो भी एटम है उसका एक जो पूरा का पूरा मास है वो एक छोटे से जोन में क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि उसने स्कैटरिंग पार्टिकल का स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट किया था
उससे पता चला था कि जो भी एटम है उसका एक जो मास है पूरा का पूरा एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। बाद में न्यूक्लियस में घुस के देखा गया तो इसके पास क्या मिला था, न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन, और इसके प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज मिला था, पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या मतलब न्यूक्लियॉन्स अगर बोला जा रहा है तो न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली, जो इसका साइज होता है किस रेंज में होता है, साइज का जो रेंज होता है वो होता है पिकोमीटर के फॉर्म में, यानी 10⁻⁵ के अप्रोक्सीमेटली होता है। और साइज निकालने का एक फॉर्मूला भी है जिससे तुम किसी भी न्यूक्लियस का साइज बता सकते हो, विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज क्या चीज? वो पहन लिए हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस मोस्टली जो साइज है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और रेडियस यहाँ पे होता है r इज इक्वल टू, या r जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/2। जो भी रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा, a पे डिपेंड करता है। जहाँ a क्या है तुम्हारा, a जो मास नंबर, a को क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। और a जो होता है वो किसके बराबर होगा, मास नंबर का वैल्यू क्या होता है, z प्लस n के बराबर। जहाँ z क्या है, z है तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। z क्या है तुम्हारा, एटॉमिक नंबर। अगेन ये जो भी सिंबल है ये स्टैंडर्ड सिंबल है जो यूज होता है बुक्स में, केमिस्ट्री पढ़ोगे फिर या फिजिक्स पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, जेड एन ए ये सारे क्या है स्टैंडर्ड सिंबल्स है। एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ, मतलब ए प्लस सॉरी जेड प्लस एन किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। एंड दैट रेडियस, जो साइज होता है रेडियस का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के प्रोपोर्शनल। और अगर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, r इक्वल्स टू r नॉट a टू द पावर 1/, ठीक है। तो जैसे ही इसमें जो होगा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, लिखना है क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का भी प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एल्यूमिनियम, ऑफ एल्यूमिनियम एंड and E इस तरह कह सकते हो 125, और क्या है तुम्हारा सिलेरियम। इसका अगर इस तरीके से जब भी सिंबल दिया रहता है, इस सिंबल के बारे में थोड़ा बात कर ले रहे हैं, ये किसका सिंबल है, न्यूक्लियस का सिंबल है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ एक्स, एक्स के ऊपर यहाँ पे E, और ये क्या है तुम्हारा जेड, ठीक है। जहाँ एक्स सर 3/5 है क्या आंसर? ये क्या है तुम्हारा सिंबल है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, किसी भी न्यूक्लियस का। जब भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना होता है, कितने इंफॉर्मेशन होते हैं तुम्हारे पास,
तुम्हारे पास तीन इंफॉर्मेशन इस सिंबल से मिलेगा। पहला इंफॉर्मेशन क्या है तुम्हारे पास? मास नंबर। दूसरा मास नंबर, इंफॉर्मेशन क्या है? एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हें मिल जाएगा तो ए से माइनस कर दोगे तो दैट विल गिव व्हाट? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी यहाँ से हाँ सर। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये सिंबल से तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा कि गिवन जो भी न्यूक्लियस है उसके पास क्या क्या है, कितना एटॉम, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, वो इनको बता सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला में अगर आर ए एल डिवाइडेड बाई आर करोगे, ए एल के लिए कितना होता है एटॉमिक नंबर? सर 20, हाँ सर 27। 27 डिवाइडेड बाई 125, इसका पावर कितना होना चाहिए? 1/3। अब देखो जो भी नंबर दिया वो कुछ इस तरीके से नंबर दिया गया कि उसका क्यूबिक रूट आराम से कर सकते हो। 27 का क्यूबिक रूट 3, 135 का क्यूबिक रूट 5। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा? 3/5। 3/5। तो अगर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हो। अगर कंपैरिजन बेस्ड नहीं आया, मे बी तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो तुम्हें इस आर नोट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। आर नोट की अगर जरूरत पड़ रही है तो यहाँ आर नोट क्या होता है? 1.2 डायरेक्टली 2 को लिख सकते हो या फिर -3 मीटर। आर नोट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और अगर ए की वैल्यू 1 रखते हैं, ए की वैल्यू क्या रखें? अगर 1 रखें तो आर की वैल्यू आर नोट के बराबर होगी। और ए किसके लिए 1 होता है? हाइड्रोजन के लिए। यानी ये जो आर नोट है दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का साइज नहीं है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका साइज है। ठीक है ना? ए इक्वल्स टू जेड। अब हाँ सर। ए इक्वल्स टू जेड है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन में? 0। हाइड्रोजन Zero। में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, खाली उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और उसके बाहर एक कौन चक्कर लगा रहा होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर। इलेक्ट्रॉन। क्या बोल? हाँ बात करेंगे आइसोटोन, आइसोबार, जो भी तुम्हारी चीज है उसमें बहुत सारी चीजें। ठीक है, सो नेक्स्ट लिखेंगे, लिखना आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। नेक्स्ट हेडिंग है आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोप्स ऑफ न्यूक्लियस। ये नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेटेड फैक्टर्स है। तो देखते हैं आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोप्स में क्या होता है। लिखना dose set of nuclei, dose set of nuclei, dose set of nuclei, dose set of nuclei having same number of protons, having same number of protons but different number of neutrons, same number of protons but different। अब देखो सेम नंबर की अगर बात करोगे प्रोटॉन्स का, यानी प्रोटॉन कांस्टेंट हो गया। प्रोटॉन अगर कांस्टेंट है तुम्हारे पास, इसका मतलब जेड जो है वो क्या हो गया? कांस्टेंट। हो गया, यानी जेड कांस्टेंट हो गया। और जब जेड चेंज नहीं होता है ना तो एलिमेंट चेंज नहीं होता। जेड की अगर बात करोगे, अगर जेड कांस्टेंट हो गया मतलब तुम्हारे पास जैसे कार्बन है, कार्बन का जेड कितना होता है? कार्बन के लिए अगर 6 की बात करोगे तो 12। यहाँ पे 12 भी हो सकता है एंड 6 इधर क्या करोगे? 14। ठीक है, यहाँ जेड क्या है? कांस्टेंट है। जेड कांस्टेंट कहने का मतलब प्रोटॉन क्या है? कांस्टेंट। चेंज क्या हो रहा है तुम्हारे पास?
Atomic ये number. क्यों चेंज हो रहा है? Atomic. इसके नंबर, इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और इसके जो अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। हाँ, अगेन ये जो सिंबल है किसका है? कार्बन 12 का है। कार्बन 12 मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन का वैल्यू है, एन का जो वैल्यू है कितना है? इसके अंदर 6, इसके अंदर 6, 8. 8. ठीक है, जेड की वैल्यू सेम है, लेकिन दोनों के लिए जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग है। और ऐसे तो जो न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइसोटोप। मतलब आइसोटोप्स के केस में प्रोटॉन क्या रहेगा तुम्हारा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरा क्या बच्चा? दूसरा आइसोबार। आइसोबार में लिखेंगे दो सेट ऑफ न्यूक्लियाई, दो सेट ऑफ न्यूक्लियाई, दो सेट ऑफ न्यूक्लियाई same mass number, having same mass number, having same mass number, हाँ, but different atomic number, same mass number, different atomic number are called isobars, are called isobars। अब एटॉमिक नंबर जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या रहेगा? ए कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ए इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए कांस्टेंट हो गया, जेड क्या होगा तुम्हारा? वेरी करेगा। और जब जेड वेरी करता है तो एलिमेंट ही क्या होता है? एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो मान लो तुम्हारे पास एक कार्बन 14 है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन 14। तो इन दोनों केस में जो ए की वैल्यू है क्या है? सेम है, ठीक है, ए की वैल्यू सेम है, लेकिन इसके लिए जेड कितना होगा? 6, और इसके लिए जेड कितना होगा? 7. 7. तो ए दोनों का सेम है, बट जेड दोनों के लिए क्या है? अलग है। इस केस में अलग। क्या हो रहा था? जेड सेम था, ए क्या हो रहा था? अलग अलग था। लेकिन अगर जेड सेम होता है तो सेम एलिमेंट में कंपैरिजन करेंगे। सेम एलिमेंट आइसोटोप जो होगा उसमें क्या होता है? जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। बट आइसोबार के केस में क्या हो रहा है? देखो एलिमेंट चेंज हो रहा है। कार्बन से किधर पहुंच गया? कार्बन के एक न्यूक्लियस का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? न्यूट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन के एक न्यूक्लियस से कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा आइसोबार है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या होगा? आइसोटोप। और टाइप इसमें लिखना सेट ऑफ न्यूक्लियाई, set of nuclei, set of nuclei containing same number of neutrons, same number of neutrons। यानी इस केस में ना तो जेड का कंपैरिजन कर रहे हैं, ना ही ई का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। यानी इसमें ऊपर वाला ये जो टर्म है ये भी चेंज होगा और साथ ही साथ एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करोगे तो कार्बन जो तुम्हारा कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16, कार्बन 14 और ऑक्सीजन क्या है? 16। यहाँ पे 6 इधर 8। इस केस में अगर जेड देखोगे तो जेड तो वेरी कर ही रहा है, साथ ही साथ ए भी वेरी कर रहा है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना? 8। और इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8. दोनों केस में क्या आ रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है। मतलब डिफरेंस जो आएगा ए माइनस जेड का, अगर वो किसी दो न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन बोलेंगे। किसी ऐसे दो न्यूक्लियस को तुमने पिक करा जिसके लिए ए माइनस जेड जो है वो क्या है? कांस्टेंट हो गया, सेम हो गया। दैट केस दे विल बी नोन एज व्हाट? Isotone. छोटा सा टेबल है, ध्यान रख सकते हो। अगर तुम्हारे पास आइसोटोप्स है, आइसोबार, आइसोटोप्स है, कांस्टेंट टर्म रहता है वो सीधे लिख सकते हो। कांस्टेंट क्या क्या होगा? इसमें जेड
केस में ए और इस केस में कांस्टेंट वाला टर्म लिखा है। और n तुम्हारा क्या है, a माइनस नोट में लिखेंगे मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है मिरर न्यूक्लियाई में? मिरर न्यूक्लियाई में क्या होगा, नाम सुना मिरर न्यूक्लियाई का? सर जेड सेम रहता है ना शायद? नहीं, मतलब जेड सेम नहीं रहता, इसमें ई जो होगा दो न्यूक्लियाई का सेम रहेगा। अब देखो अच्छा ई जो आ रहा है वो किससे बन के आ रहा है, जेड प्लस एन से। जैसे मान लो 10 लिखना है, मैं 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी एलिमेंट के लिए ये जो वैल्यू है मान लो जेड है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, एन। ये रिवर्स भी हो सकता है कि किसी न्यूक्लियाई के लिए ये जेड हो गया और ये क्या हो गया, एन है। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। मतलब उस न्यूक्लियस का ए सेम होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मान लो ये एक न्यूक्लियस था, उसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना था, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था, 2। जो इसका मिरर न्यूक्लियाई होगा ना, उसके केस में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ जेड जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस हाँ इसमें आता है, अरे ये भी तो कंपैरिजन, ये सब चीज भी कंपैरिजन है। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स, ये क्या है, ये भी तो कंपैरिजन है। तो मिरर न्यूक्लियाई भी कंपैरिजन है, लेकिन इस कंपैरिजन में ए को कांस्टेंट रख दिया है, इंटरचेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर ले रहे हैं। तो ऐसे भी क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। नोट में लिख लो, नोट में लिखना मिरर न्यूक्लियाई, लिखना न्यूक्लियाई विथ सेम नंबर ऑफ, sorry, nuclei with same mass number, nuclei with same mass number, but with proton and neutron interchange, but with proton and neutron interchange numbers, interchange number, that is number of, that is number of protons in one nucleus, that is number of protons in one nucleus is equal to number of protons in one nucleus is equal to number of neutrons in the other nucleus, in the other nucleus. Protons in one nucleus is equal to a number of neutrons in other. एग्जाम्पल में लिख सकते हो B and Li। अब इसमें क्या कांस्टेंट रखना है, ए कांस्टेंट रखना है। यानी बी के लिए ए कितना होगा, 7, Li के लिए भी कितना होगा, 7। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए अगर यहाँ पे बात करोगे, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। 3। तो जेड यहाँ पे कितना आ रहा है, 4, और यहाँ पे जेड कितना आ रहा है, 3। इस केस में एन देखो कितना होगा, 3, और इस केस में एन की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो देखो इंटरचेंज हो रहा है। इस केस में इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, या रिवर्स भी देख सकते हो, इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यानी ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिरर न्यूक्लियाई फॉर्म कर, समझ में आ रहा है। तो आइसोटोन्स, आइसोबार्स
आइसोटोप्स, और उसके बाद ये इसके बेसिस पे भी दो न्यूक्लियस को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियस। आइसोबार का दूसरा प्रॉपर्टी ये जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो कैसे बोल सकते हैं? आइसोबार के लिए क्या होना चाहिए, आइसोबार जब भी देखते हैं तो उस केस में क्या कांस्टेंट रहता है? आइसोबार के केस में मास नंबर, हाँ मास नंबर कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद एटॉमिक नंबर कांस्टेंट रहता है? नहीं सर। नहीं, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये मे बी मतलब सारे जो आइसोबार है, आइसोबार का कुछ जो स्पेशल केस है वो इस फॉर्म का न्यूक्लियस बन सकता है। जैसे ये आइसोबार तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये मिरर न्यूक्लियाई भी है। लेकिन जितने भी आइसोबार है ऐसा सब में ऐसा नहीं होगा, कोई कोई ऐसे जो होंगे वो आइसोबार जो मे बी क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ए सेम है, जिसके लिए ए सेम होता है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, आइसोबार के केस में रखते हैं। एटॉमिक मास नंबर सेम बार की कैटेगरी में जा सकता है, लेकिन सारे के सारे जो न्यूक्लियस है जो बार के कैटेगरी में आते हैं, दे नॉट बी द मिरर न्यूक्लियर। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये नीचे वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये टाइप हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या है तुम्हारे पास, नेक्स्ट लिखोगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब स्टेबिलिटी की बात करोगे तो जब देखा गया कि जैसे न्यूट्रॉन है तुम्हारे पास, सॉरी न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स ऐसे अरेंज हो रहेंगे छोटे से वॉल्यूम में। देखो इस टाइम तक जो भी फोर्सेस हमें पता था, जब तक इसका खोज हुआ तो हमें जो फोर्सेस पता था वो क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चीजें हमें पता थी कि दो मास है उसके बीच में क्या लगेगा तुम्हारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, साथ ही साथ अगर तुम्हारे पास दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट, दैट विल डिपेंड ऑन चार्ज के नेचर पे। तो यहाँ देखो जो भी प्रोटॉन्स है सारे अलाइक चार्जेस है, जो भी प्रोटॉन्स है यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे वो क्या कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पता चला कि प्रोटॉन जितने भी होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक चीज पता चला कि जब ये सारे प्रोटॉन जो है ये अलाइक चार्ज देते हैं, उनके बीच में रिपल्सन हो रहा होगा। अब रिपल्सन होगा तो ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि सब में जो फोर्सेस लग रहा है उसका नेचर कैसा है, अगर रिपल्सिव होगा तो ये सारे प्रोटॉन भागेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे से अगर भागेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, टूट जाना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर किया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। ये जो वैल्यू होता है ये बहुत ज्यादा किसके रिस्पेक्ट में है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इनको बाउंड करके रखे या बाइंड करके रखे, तो पक्का एक और फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा नेचर में, जो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा। और ये जो फोर्स होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। यानी ये जो फोर्स है न्यूट्रॉन के भी बीच में लगेगा, नेचर कैसा होगा, एट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या, कौन से फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। वैसे ही एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, कैसे फोर्स से, अट्रैक्टिव नेचर से। और एक प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, अगेन जो नेचर होगा कैसा होगा, एट्रैक्टिव होगा। ये तीनों पे जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसलिए इसको फंडामेंटल के कैटेगरी में रखा गया है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होगा ये एक अलग टाइप का फंडामेंटल फोर्स है, जो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस के बीच में लगता है। लेकिन इसको लगने के लिए जो डिस्टेंस होने चाहिए पार्टिकल्स में, जैसे दो न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए उसका रेंज कितने में होना चाहिए, फर्मी लेवल का होना चाहिए, 10⁻⁻⁻⁻15। अगर मान लो दो
न्यूक्लियस उठा करके दो तुम्हारे न्यूट्रॉन उठा करके तुमने ऐसा रख दिया, एक न्यूट्रॉन यहाँ एक न्यूट्रॉन यहाँ, लेकिन इनके बीच का अगर फोर्स एंगस्ट्रॉन में आ गया मतलब 10⁻⁻10 हो गया, इस केस में इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इनके केस में जब जब भी डिस्टेंस जो होता है वो फर्मी लेवल से बढ़ जाता है। अभी फर्मी लेवल से कहाँ चला गया? एंगस्ट्रॉन लेवल पे चला गया। तो इनमें जो फोर्स लगेगा दैट विल बी ओनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, क्योंकि अगेन अनचार्ज बॉडी है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगे वो क्या होगा? यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे। अगेन तुम्हारे पास अगर दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, इसको उठा करके तुमने ला के रख दिया 10⁻⁻9 मीटर के डिस्टेंस पे, इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कैसे होंगे? रिपल्सन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। ग्रेविटेशन हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ये क्या करेगा? एक्सीड करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे। मतलब जो भी न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? डिस्टेंस। मतलब जो भी न्यूक्लियर फोर्स है वो तभी तुमको दिखेगा जब डिस्टेंस इन सबके बीच में कितने का हो? फर्मी लेवल का हो। और जब साइज की बात करते हैं तो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? फर्मी लेवल का होता है, क्योंकि फॉर्मूला हमने देखा था कि रेडियस कितना है तुम्हारे पास? r0 a टू द पावर, ठीक है। और ये जो वैल्यू था 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ए का जो मान लो हमने 125 भी रखा था तो ये कितना बाहर निकलेगा? 125 अगर रखते ए की वैल्यू तो बाहर क्या निकलता? 5 निकलता। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 6 इंटू 10⁻, है फर्मी लेवल पे अभी भी। तो यानी जितने भी न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस लगेंगे, न्यूक्लियंस के बीच में फोर्सेस लगेंगे, वो एक अलग नेचर का होता है, न्यूक्लियर फोर्स। और इसी न्यूक्लियर, यही जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिसके चलते क्या एग्जिस्ट कर रहा है? तुम्हारा पूरा न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है तो एटम एग्जिस्ट करेगा, और एटम एग्जिस्ट करेगा तो पूरा मैटर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है कि जो तुम्हारा ए का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है, ए का वैल्यू इंक्रीज करता है तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बढ़ाने पड़ते हैं? एनजेड रेशियो बढ़ाना पड़ता है। एन बाई जेड रेशियो क्या होता है? बढ़ते रहता है। जैसे जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको ऑब्जर्व करके हमने देखा है, तो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती है, ए की वैल्यू क्या हो रही है? अगर इंक्रीज हो रही है, कब इंक्रीज होगी? जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में बढ़ते जाओगे तो ए का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इस केस में जो एन बाई जेड का रेशियो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे अगर छोटे वैल्यू के लिए देखोगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए देखोगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हीलियम के लिए अगर देख रहे हो, हीलियम में क्या होता है? 4 और इधर 2। इस केस में अगर देखोगे तो इसके पास क्या है? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दोनों का रेशियो कितना है? 1 के बराबर है। यानी जैसे ही छोटे छोटे जो साइज है न्यूक्लियस के, उसके लिए अगर देखोगे तो ऑलमोस्टली जो एन बाई जेड रेशियो क्या होता है? 1 के आसपास होता है। फिर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे ए बढ़ेगा, वैसे ही वैसे ये एन बाई जेड रेशियो क्या होता है? बढ़ता है। और अगेन दिस इंक्रीज इन एन बाई जेड रेशियो कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी किसके किसके चलते है? एक तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उसके चलते, साथ ही साथ इस एन बाई जेड रेशियो के चलते है। क्योंकि अगर एन बाई जेड रेशियो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं बढ़ेगा, अगर हमेशा इक्वल ही रह गया, तुम्हें मान लो ए इक्वल्स टू 125 के लिए, ए इक्वल्स टू 125 के लिए भी अगर n बाई जेड रेशियो 1 होगा, देन दिस विल बी नॉट स्टेबल। ये स्टेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके लिए एक रेंज होता है n बाई जेड रेशियो का, जिसके लिए अगर ग्राफ जो प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है। ग्राफ क्या होता है? जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, लेकिन देयर शोज अ डेविएशन। और इस ग्राफ पे जो एग्जिस्ट करता है दैट इज व्हाट? स्टेबल न्यूक्लियस। इस ग्राफ पे एग्जिस्ट करने वाला क्या होगा? अनस्टेबल होगा। एंड ये जो ग्राफ है ये किसके बीच का है? ये ग्राफ जो है स्टेबिलिटी से होगा। जो भी इस लाइन पे होगा उसको क्या बोलेंगे? दैट न्यूक्लियस इज स्टेबल न्यूक्लियस। अगेन जो भी इस चीज को फॉलो नहीं करता है, एन बाई जेड रेशियो के रेंज में नहीं होता। अगेन 87 के ऊपर जब जाते हैं, जेड इक्वल्स टू 87, तो उस केस में जो रेंज है स्टेबल न्यूक्लियस का, एन बाई जेड रेशियो का, उसमें फॉल नहीं करता है। और अगर उसमें फॉल नहीं करेगा तो अपने आप डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का। जो एलिमेंट है, जैसे न्यूट्रॉन है, टूट जाएगा, न्यूट्रॉन टूट जाएगा या प्रोटॉन टूट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट बनेंगे। और एलिमेंट बनने का मेन मतलब क्या होता है? ये अचीव करना, ये स्टेबल कंडीशन अचीव करना। जब स्टेबल कंडीशन अचीव कर लेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल, फिर पूरा का पूरा मैटर स्टेबल हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो मैं
ये रेट, ये सब पॉइंट में लिखवाएंगे अभी, तो लिखना पॉइंट नंबर 1, ये सबको भी समझाना था, मेन चीज जो आप पॉइंट में सारी चीजें लिख लो। लिखना पॉइंट नंबर 1 में, लिखना strong nuclear force, strong nuclear force act between, strong nuclear force act between nucleons, act between nucleons, act between nucleons। अब जो भी वैल्यू होता है वो सेम होता है, जो फोर्स लग रहा होगा F(n)n वो बराबर होगा F(n)p या फिर बराबर होगा F(p)p के। जो भी सिंबल है यहाँ n, n का स्मॉल n का क्या मतलब है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के जो बीच में फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, सेम होगी। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, this force is 3 times greater than, approximately 3 times greater than, this force is approximately 3 times greater than electromagnetic force acting between 3 times greater than के बाद से greater than electromagnetic force acting between proton and proton, acting between proton and proton। तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स नहीं लग सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता है। चार्ज बॉडी के केस में लगेगा, चार्ज नहीं है। हाँ, और चार्ज प्रोटॉन के पास है, लेकिन बॉडी के केस में दो चीजें होती है, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है, और न्यूट्रॉन के चलते प्रोटॉन पे फोर्स नहीं लगेगा। यह चीज यहाँ पे समझ लो, अगेन तुम लोग जो जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज और क्लियर करेंगे, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, समझना, ये एक न्यूट्रल क्या है, बॉडी है, अगर इसको एक चार्ज बॉडी के पास रख रहे हैं तब इसके बीच में फोर्स लगता है। बॉडी और पार्टिकल में अंतर होता है, न्यूट्रॉन क्या है तुम्हारा, पार्टिकल है, बॉडी क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है, हाँ, इंडक्शन के चलते यहाँ पे जो है फोर्स लगेगा हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का। न्यूट्रल बॉडी और कोई भी चार्ज बॉडी, यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ड्यू टू ये फोर्स लगता है इस पे, वो समझाएंगे अगेन इलेक्ट्रोस्टैट में जाएंगे। लेकिन अगर न्यूट्रॉन दिया है ना, अलग से न्यूट्रॉन क्या एक पार्टिकल है और प्रोटॉन क्या एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन हो रहा होगा वो किससे हो रहा होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो रहा होगा। लेकिन इन केस ऑफ न्यूक्लियर जब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट इज 3 टाइम लेस देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, जिसके चलते ये क्या करता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है। समझ में आ रही है बात। एक चीज और लिख सकते हो, दिस इज not a central force, this is not a central force, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब होता है जैसे ग्रेविटेशन जो है या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये सेंट्रल फोर्स है। जो भी ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा उसमें क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर पे डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट उस पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये जो फोर्स होता है ये एक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडी, ठीक है, मतलब इसके इस बॉडी को अगर ओरिजिन मान रहे हो तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस लाइन के अलॉन्ग, यानी इसको रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड की तरह से शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर ओरिजिन ले लोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड,
अगर मान लो इस बॉडी के लिए देखोगे, ये तुम्हारा ओरिजिन है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन में फोर्स है क्या है, रेडियली इनवर्ड। इसके लिए रेडियली क्या है, इनवर्ड है। और साथ ही साथ जो फोर्स का वैल्यू है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऐसा कोई रिलेशन वैलिड नहीं होता है। मतलब वो डिस्टेंस पे क्या होता है, डिस्टेंस का रिलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि दो न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये थोड़ा पास में है तो इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, अगर इनको और पास करोगे तो फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, थोड़ा दूर करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आर से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो इसको अगेन सेंट्रल फोर्स नहीं बोल सकते हो। सारी बात समझ में। तो अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स में नहीं आता है, तो एक अलग कैटेगरी का ही फोर्स है। और अगेन ये फंडामेंटल फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना for light nuclei, for light nuclei, for light nuclei, लाइट न्यूक्लियाई कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली ए जो होगा इट विल बी लेस देन व्हाट 20। जो भी न्यूक्लियस इसको फॉलो कर रहा होगा उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लाइट न्यूक्लियाई के, लाइट न्यूक्लियाई में रखेंगे। और लाइट न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन is approximately equal to number of neutrons. Number of protons is approximately equal to number of न्यूट्रॉन्स। किसी में 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 4 4, इस तरीके से लगभग बराबर होगा। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इतना ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइट न्यूक्लियाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना इन हेवियर, इन हेवियर स्टेबल, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इन हेवियर stable nuclei, in heavier stable nuclei, heavier again कहने क्या मतलब है, greater than 20, number of neutrons, number of neutrons is more than, number of neutrons are more than number of protons, number of neutrons are more than number of protons। हेवियर न्यूक्लियाई में ये जो कंडीशन था n/z1 वो वैलिड नहीं होगा। क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, मे बी जो रेशियो होता है कभी कभी नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होता है इट इज 2 टाइम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा भी किसी किसी न्यूक्लियस के लिए देखने को मिलता है। ये जो n/z रेशियो आएगा वो कितना होगा, 2 के बराबर भी हो सकता है किसी किसी न्यूक्लियस के लिए। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होता है स्टेबल न्यूक्लियाई में, वो हम देखेंगे कि क्या ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है या नहीं शो करता, वो आगे की बात है। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, most of stable nuclei, most of stable nuclei have both, have both, have both an even number of protons, 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 and an even number of, and even number of neutrons। यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, 2-3 एक्सेप्शन भी तुमको देखने को मिलेगा, लेकिन वो इसके लिए दिखता है लाइट न्यूक्लियाई के लिए। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है n, ये दोनों क्या होते हैं, इवन। अगर ये इवन है, ये इवन है, तो यहाँ से जो न्यूक्लियस बने हो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर तुम्हें ऐसा कंडीशन मिल गया कि ये ऑड है, ये क्या हो गया, इवन, या फिर ये इवन और ये क्या हो गया, यहाँ से जो कंडीशन बनेगा कैसा होगा, अनस्टेबल बनेगा। और Unstable। अनस्टेबल जो भी न्यूक्लियस होगा वो क्या फॉर्म क्या करेगा तुम्हारे पास, वो तुमको रेडिएशन शो करेगा, जिसमें बीटा डी के हो सकता है, अल्फा डी के हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे
a nuclei with Z greater than 83. Next, a nuclei with Z greater than 83 a nuclei with Z, या ये न्यूक्लियस लिखना, न्यूक्लियाई क्यों लिखना, a nucleus with Z greater than 3, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसका Z का वैल्यू क्या है 83 से ज्यादा, 83 से ज्यादा है। greater than 83, disintegrate with emission of alpha and beta particles. Disintegrate with emission of alpha and beta particles. Sir, is integrate with? Disintegrate is disintegrate. Disintegrate मतलब क्या होता है, दिस लिखिए क्या, disintegrate, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीके भी बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेट, जैसे इंटीग्रेट जो होता है ऐड होना, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो डिसइंटीग्रेट विथ इस तरीके का इंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, या तो अल्फा इमिशन हो सकता है या फिर बीटा इमिशन होता है। अगेन आगे जाएंगे तो बीटा के दो टाइप पढ़ेंगे, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव डीके। और इन सारी चीजों से क्या क्या इफेक्ट होता है, मास नंबर पे क्या इफेक्ट आता है, एटॉमिक नंबर पे क्या इफेक्ट आता है, वो सब बातें करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखना on increasing z on increasing z n by z ratio on increasing z n by z ratio also increases on increasing z n by z ratio also increases, but for a stable nuclei, n by, किसी ने दो डिवाइस एक ही जगह ओपन करके बैठ गया। सर ये लाइन फिर से दोबारा रिपीट करेंगे? कौन सा? ठीक से सुना ही नहीं दिया। For a stable nuclei on increasing z n by z ratio also increases, but for a stable nuclei n by z ratio ranges from 1.3 to 1.4। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी अगर अचीव करना है किसी न्यूक्लियस को तो क्या कोशिश करता है, इस रेंज में आने की कोशिश करता है कि मतलब उसका जो n by z रेशियो कितने के बराबर हो, क्या 1.3 1.4 के बीच में अगर रहेगा तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल न्यूक्लियस बोलेंगे। मतलब अगर किसी का n by z रेशियो 1.7 है तो क्या होगा, 1.7 का मतलब है जो n है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या अनस्टेबल हो जाएगा, ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स इसमें टूटेंगे और टूट करके वो प्रोटॉन्स बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, और उसके चलते क्या होगा, n by z रेशियो घट करके किस रेंज में आ जाएगा, इस रेंज में आएगा, तो मे बी स्टेबल हो सकता है। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मान लो n by z रेशियो किसी के लिए कम है, 1.3 से क्या है, कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो न्यूक्लियस मिल के, मतलब दो न्यूट्रॉन मिल करके क्या कर रहे होंगे, जैसे दो न्यूट्रॉन मिल करके या दो न्यूक्लियस मिल करके एक ऐसा रेंज बनाएंगे जो अगेन किस कैटेगरी में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। तो इधर से फ्यूजन और फिजन वाला सिचुएशन बनता है। फिजन और फ्यूजन जो सिचुएशन होता है, जैसे हेवियर न्यूक्लियाई क्या होता है, ब्रेक होते हैं। जैसे तुम्हारे पास जो भी हेवियर न्यूक्लियाई वो ब्रेक होगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसका जो n by z का रेंज है वो किधर आ गया, इधर आ गया। या फिर अगर कोई छोटे दो न्यूक्लियस है तो वो कंबाइन करके क्या करेगा, अगेन इस रेंज में पहुंचेगा तो स्टेबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिख लो,
एक्सेप्शन में बात कर लेते हैं, लिखना सबके लिए जो भी टर्म मैं बोलूंगा ऐसा H2, H2 बोलने का मतलब इस तरीके से लिखना H2 कॉमा 2 कॉमा Li6 H2 कॉमा Li6 कॉमा B10 कॉमा B10 कॉमा नेक्स्ट लिखना है इसमें N14 ठीक है। अब एक बार पुट नहीं करना है, एक बार खाली मन में सोचो हाइड्रोजन के लिए अगर 2 पुट कर रहे हो तो इधर वैल्यू जो होगा Z का वैल्यू कितना रखोगे, लिथियम के लिए 1 कितना रखोगे, 1 रखेंगे। यहाँ 1 रखोगे तो Z1 हो गया जो कि क्या है तुम्हारा ऑड है, एटॉमिक, हाँ ऑड। इधर वाला एक बार तो कंपेयर अनस्टेबल होगा, Z1 है और ये क्या है तुम्हारा इवन है। इवन है। यहाँ से n अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इस केस में बात कर रहे हो लिथियम के लिए क्या होगा 3, तो Z यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास ऑड, ये यहाँ से अगर n निकालोगे तो क्या आएगा ऑड आएगा। And देखो इधर किसी इवन कैटेगरी में बैठ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं ऑड है सर, ऑड है, इधर भी ऑड है ऑड है, और बाकी जो देखते हैं उसमें देखो एक बार और कौन सा बोले हैं बी, बोरोन के लिए, बोरोन सर के लिए क्या होता है B10 5 होता है, तो यानी 5 5 ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगेन तुम्हारे पास एक और कौन बचा नाइट्रोजन, 14 7 7 का और कॉम्बिनेशन 7, बन रहा है, हाँ यानी सर, ये कौन सा कंडीशन बना रहा है ऑड ऑड का कंडीशन बना रहा है। लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कस करा उसके अकॉर्डिंग स्टेबल क्या होना चाहिए, इवन इवन वाला होना चाहिए। लेकिन ये सारे जो हाइड्रोजन लिथियम और लिथियम हो गया तुम्हारे पास, बोरॉन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये एक्सेप्शन है। ऑड ऑड होने के बावजूद भी ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, तो लिख लो दीज आर एक्सेप्शन, दीज आर एक्सेप्शन because these are also stable nuclei. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट स्टेबिलिटी के बारे में जो भी बातें थी वो कर लिया हमने, अभी बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। रीजन क्या है, नहीं वो तो टॉपिक बता चुके होते टेंशन। अरे पार्ट रीजन क्या होता है, ये है इसीलिए न्यूक्लियस है, वही रीजन है। अगर ये नहीं होता तो फिर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो तुम नहीं होते, इसमें क्या। अब किसी देखो मेन जो चीज है, जैसा डार्क मैटर है कि नहीं, डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी है, फिर डार्क मैटर क्या मतलब रीजन है, आइंस्टीन ने बोल दिया तो मान लेंगे। नहीं देखो डार्क मैटर की जब बात करते हैं ना, जैसे गैलेक्सी का मास कैलकुलेट करा गया, समझो गैलेक्सी का मास कैलकुलेट करा गया थ्योरेटिकली, ठीक है। जैसे अगर गैलेक्सी का मास कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें जितने नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज है, नंबर ऑफ हेवनली बॉडीज या जो भी नंबर ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हो सबको काउंट कर लेंगे। जैसे सोलर सिस्टम का बात करो, सोलर सिस्टम में बोला जाए कितना मास है तो क्या करेंगे, सबको कैलकुलेट कर लेंगे, सारे बॉडी को उसमें मल्टी और ऐड कर देंगे, सबको क्या मिल जाएगा सोलर सिस्टम में मास का पता चल जाएगा। वैसे ही गैलेक्सी का मास पता करना तो क्या करेंगे, सारे हेवनली बॉडीज का सारा मास सोलर मैटर, निकालो, हाँ ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कुछ मास आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लो मास हमने कुछ कैलकुलेट करा मास m, लेकिन फिर उसको कैलकुलेशन से गैलेक्सी का मास जब कैलकुलेट करा गया ना, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू था इट वाज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस m। मतलब जो इंडिविजुअल पार्टिकल को ऐड करके तुमने लाया था और उसके बाद जो थ्योरेटिकली वैल्यू कैलकुलेट करा गया, उसमें ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू था m डैश, ये क्या था बहुत ज्यादा था। अरे ये m डैश बहुत ज्यादा था, मतलब थ्योरेटिकली जो कैलकुलेटेड वैल्यू था वो क्या था बहुत ज्यादा, और ये जो कैलकुलेशन था ये कैसे था इंडिविजुअल मास का ऐड करने के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया इसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो उसका मास हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया डार्क मैटर। अब किसी भी चीज को मैटर कब बोलते हैं,
विच ऑक्यूपाई जब कोई स्पेस एंड, मास ऑक्यूपाई करता है। हाँ, तो एक तो डार्क क्यों है, क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम इसको देख सके। क्यों नहीं देख सक रहा है? क्योंकि हमारे पास जो एबिलिटी है ना, हम उसी चीज को देख पाते हैं या फील कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं जो ईएमडब्ल्यू को रिफ्लेक्ट करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। पहले हमारी आंखों की बात करोगे तो विजिबल रेंज में ही देख पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे हमने डिवाइसेस बना दिया जो इंफ्रारेड में देख सकता है, अल्ट्रावायलेट में देख सकता है। लेकिन डार्क मैटर के पास सिचुएशन क्या है, ये ईएमडब्ल्यू से इनएक्टिव है। ईएमडब्ल्यू को ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना तो ऑब्जर्व करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन स्टिल ये स्पेस फेंक रहा है और इसके पास क्या है, मास है। तो वही से एक थ्योरी है जो बोलता है कि क्या कि स्पेस में क्या एग्जिस्ट करता है, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, अब इसका क्या ही रीजन हो गया, नहीं पता है, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। वैसे ही जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स अगर नहीं होता, मान लो कि ये फोर्स नहीं है, किसी ने बोल दिया कि हम क्यों मान लेंगे भैया कि फोर्स है यहाँ पे, तो उसको बोला गया कि जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे इसका स्टेबिलिटी डिफाइन करके दिखा दो, हम तुम्हारा बात मान लेंगे कि नहीं हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो उसको बोला गया कि जब मान लो फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ही करोगे? तुम इसको गलत प्रूव तो कर नहीं सकते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बोल दिया कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है एक फोर्स जो किसके किसके बीच में लगेगा, न्यूक्लियस के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन प्रोटॉन। क्योंकि अगर ये फोर्स नहीं होता तो फिर तुम भी नहीं होते। तो जब आदमी के खुद की एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है तो मान ही लेगा, कहेगा कि है भैया, मान लिए। हाँ, वैसे ही डार्क एनर्जी भी है, बहुत सारी अभी चीजें हैं। क्या क्लास कराते हैं सब, डार्क मैटर डार्क एनर्जी पढ़ाने लगी है, पागल हो गए, सिलेबस पढ़ो ना। डार्क एनर्जी क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो डार्क एनर्जी? छोड़ो सर काला जादू। ना ना अरे साइंटिस्ट सब ऐसे ही काला जादू उदू वाला टर्म नहीं यूज करता है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, सारी चीजें साइंटिफिक है। हाँ, सारी चीजें साइंटिफिक है, वो सर एग्जिस्ट करती है। एंटी मैटर क्या होता है? लोग नहीं पढ़ाएंगे, लिखो मास डिफेक्ट जो काम की चीज है वो पढ़ो, तो घुस जाओगे। फिर एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ो, एस्ट्रोफिजिक्स और हाँ स्पीड, हाँ उसके बाद देखेंगे, उसके मार्च के बाद देखेंगे। पढ़ने का मन करेगा तो स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लेना। हाँ सर, आपके पास आ जाएंगे। लिखो मास डिफेक्ट, पहले एग्जाम पास कर लो यार। मेन जो चीज है वो क्या है, तुम्हारा काम है आला लगा के घूमना। आला समझते हो ना, आला समझते हो, स्टेथोस्कोप सर जो समझते हो? डॉक्टर लगाता है वो। हाँ, तो वो लगा के घूमना, तो वो घूमो ना, क्यों पीछे पड़े हो डार्क एनर्जी डार्क मैटर के। हाँ, देखो जानना अभी अभी अच्छा लग रहा है, जब 10 साल बाद पता चलेगा नहीं, कुछ नौकरी नहीं है, जानकारी ही है खाली, तो उसका कोई काम नहीं होता है। और इंडिया में ऐसा सिचुएशन है कि नॉलेज वाले लोग बहुत है, लेकिन नौकरी उनके पास नहीं है। तो जानकारी तभी फायदेमंद होती है जब उससे दाल रोटी का पैसा आ रहा है। वो निकोला टेस्ला बेचारा यही करते करते निपट गया। कहानी स्टोरी स्टोरी पढ़ते हो ना, मीम भी बहुत ज्यादा हाँ बनते सर, हैं निकोला टेस्ला पे। एडिसन बेचारे ने सारा मलाई तो एडिसन हाँ, लेके इतना निकल गया। मेहनत किया, इतना मेहनत किया, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो क्यों करेंगे फालतू का मेहनत जो काम की चीज है उतना ही करेंगे। लिखो मास डिफेक्ट। चलो देखो मास डिफेक्ट में क्या होता है, अगेन दो चीजें देखा गया कि न्यूक्लियस का मास हमने कैलकुलेट करा, और न्यूक्लियस जिन चीजों से बन रहा है, मतलब न्यूक्लियन से बन रहा है, तो अलग अलग हमने क्या निकाला, जेड निकाला और एन निकाला, कंपोनेंट का मास। मास ऑफ प्रोटॉन और इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई करा और इन दोनों को ऐड करा। तो एनर्जी मास कंजर्वेशन से क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। वो मिला कि इंडिविजुअली जब हम ऐड कर रहे हैं इस टाइम में मास और जो न्यूक्लियस का मास है, इन दोनों में डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को क्या बोला गया, मास डिफेक्ट। अब ये बात हुई कि अगर मास डिफेक्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है मास कंजर्वेशन। तो फिर आइंस्टीन भैया का जो दिमाग था, जिन्होंने बोला कि मास इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एनर्जी। तो किसी ने बोला कि ये जो भी एनर्जी है ना, जो ये मास है वो खत्म हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट वो कंज्यूम कर ले रहा है खुद न्यूक्लियस ही, किस फॉर्म में, बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। जैसे जब ये फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो मास अपने आप को क्या कर दिया, रिड्यूस करा।
रिड्यूस करके उसको शो करते हैं डेल्टा एम से, और ये जो डेल्टा एम है ये कन्वर्ट किसमें हो गया, एनर्जी में, और ये एनर्जी रिलीज हो गया या फिर कंज्यूम कर लिया न्यूक्लियस ने खुद से। तो अब तुमको इसको ब्रेक करना है तो तुमको ये वाली एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी जो इसका मास डिफेक्ट है उतने के बराबर उसकी एनर्जी क्या करोगे, प्रोवाइड कर दो, उतना इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोवाइड कर दो। ये न्यूक्लियस को ब्रेक करके तुम प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अलग कर सकते हो। उसके बाद जो काम करना है, जो पढ़ाई लिखाई करना है न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन पे, वो कर लो। तो मास डिफेक्ट बेसिकली है क्या, इट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस को एकदम बिना तोड़े मेजर किया गया तो कुछ मास आएगा। उसके बाद न्यूक्लियस को तोड़ करके जो भी कंपोनेंट थे उसमें, कंपोनेंट कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब उन दोनों का मास कंबाइन किया गया तो क्या दिखा हमें, मास में डिफरेंस दिखा, एंड दैट डिफरेंस इन मास इज नोन एज व्हाट, मास डिफरेंस। तो लिखना, पॉइंट वाइज लिखो इसमें, लिखना डिफरेंस इन difference in combined mass of difference in combined mass of neutrons and protons, difference in combined mass of neutrons and protons, forming a nucleus, forming a nucleus and mass of the nucleus is known as mass defect, known as mass defect full stop. It means during formation of a nucleus, some mass gets lost, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, more this mass defect, सर सब मास के बाद क्या? some mass gets lost, कुछ मास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है, और उसी लॉस मास को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जितना ज्यादा लॉस होगा मास का उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। तो सर मोर द लास्ट मास में आप क्या डिफेक्ट, बोले थे सर, सम मास गेट लॉस्ट, more the mass defect, more the stability, more the mass defect, more the stability। मतलब मास डिफेक्ट जितना ज्यादा हो उतना स्टेबल होगा। मास डिफेक्ट जितना ज्यादा, अभी समझाएंगे एनर्जी से, जब भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगा इसलिए। चलो लिखना, मैथमेटिकली इट इज गिवन है, मैथमेटिकली देखोगे तो डेल्टा एम जो होगा, डेल्टा एम किसके बराबर होगा, ए माइनस एम, ठीक है, ए माइनस एम, जहाँ ए क्या है तुम्हारा, मास नंबर, एम क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास किसका है, न्यूक्लियस का मास है। और ए के केस में देखोगे ए में क्या क्या छुपा हुआ है, जेड इंटू एम इंटू पी प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस जेड इंटू एम एन, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये मास ऑफ वन प्रोटॉन। अगर एम लगा दो ये तुमको क्या दे देगा, मास देगा।
हो गया। हाँ सर। अब इसमें क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, अब इसमें ये सारा चीज अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना तो तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। जैसे अगर तुमको मास डिफेक्ट से क्वेश्चन आ गया तो फिर उसमें क्या क्या इन्फो दे देगा, ये दे के रखेगा, ये दे करके रखेगा और ये दे करके रखेगा, या तीन चीजें दे देगा। जेड कहाँ से निकालोगे, सिंबल से, सिंबल में जेड दिखेगा और सिंबल में ए दिखेगा, तो वहां से ये टर्म और ये टर्म पुट करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करो तो डेल्टा एम आएगा। अब इसमें सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फिर इक्विवेलेंट एनर्जी आएगा, क्योंकि मास और एनर्जी क्या होते हैं, हाँ उसमें वो कैलकुलेट करेंगे अभी, लेकिन उसके लिए अब तुम्हें डेल्टा एम कैलकुलेट करना, और मेन मेहनत किधर होता है, जो मेन तुम्हारा काम होगा वो क्या होगा, यही कैलकुलेट करने में होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो होता है ना बहुत कम होता है। जैसे एक तुम्हारा एक जैसा क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू दिया हुआ है बहुत ही छोटा, हाँ छोटा छोटा वैल्यू दे देगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास दे देगा, आप कितना ही रटोगे वैल्यू, नहीं देगा तो फिर छोड़ देना, या रट सकते हो तो रट लो, लेकिन अगेन कितना सर वैल्यू इतना रटोगे। सारा वैल्यू तो मतलब देना तो चाहिए ना। इतना वैल्यू वो रटने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर तुम्हारे नीट लेवल जेई मेंस और उसका तो हमको याद है वो दे देता है क्वेश्चन में, अब तुम्हारे नीट वाले का देख लेंगे। हाँ बहुत सारी चीजें देखता है। चलो देखो, लिखेंगे अभी इसको एनर्जी से कन्वर्ट कर देंगे तो मे बी इसका एक्चुअल डेल्टा एम जो होता है वो कभी कभी दे देता है, उधर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे। मास इफेक्ट के बाद लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी इसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। लिखना बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है पहले वो समझ लो। देखो दो तरीके की चीजें, जब हम कोई भी चीज को फॉर्म कर रहे होते हैं तो इस फॉर्मेशन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। जब कोई भी चीज फॉर्म करोगे तो क्या चाहिए, फॉर्मेशन के लिए, इसको फॉर्म करना है तो तुमको एनर्जी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, फॉर्म, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आती है इसको डिसमेंटल करने का, मतलब इसको तोड़ने का, ब्रेक करने का बात आती है। तो जब इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी होगा ना, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, बाइंडिंग। या इसको दो तरीके से सोचते हैं, कोई चीज तुमने फॉर्म करा और फॉर्म करते टाइम इसमें से कुछ एनर्जी निकल गया, एनर्जी क्या हो गया, ये बॉडी क्या कर दिया, एनर्जी रिलीज कर दिया। एनर्जी रिलीज क्यों करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए कोई भी बॉडी क्या चाहता है, उसकी जो एनर्जी हो क्या हो, मिनिमम हो के रहे। ठीक है, तो एनर्जी जब रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद तुम्हारा न्यूक्लियस फॉर्म हो गया। अब तुम क्या चाहते हो, जो न्यूक्लियस जिन चीजों से बना है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करके अलग अलग कर दे। तो ये क्या बोलेगा, भैया जो एनर्जी मैंने रिलीज करा वो ला करके हमको दे दो। तो एनर्जी जो ला करके दोगे वो किसके बराबर होगी, वही एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। जो एनर्जी फॉर्म हो रहा है उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको वापस कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा। और जस्ट अभी हमने देखा कि जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो मास क्या होता है, मास घट जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और आइंस्टीन ने बोला था कि जो मास है दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एनर्जी। मास जो होता है वो एनर्जी क्या है, के एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए किसी ने बोला कि जब फॉर्म करते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होता है, इन व्हाट फॉर्म, इन फॉर्म ऑफ मास। तो एनर्जी रिलीज हुआ किस फॉर्म में, मास के फॉर्म में। और अगर वही एनर्जी तुम वापस दे देते हो तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अपने इंडिविजुअल न्यूक्लियंस में। और जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। आ रही बात समझ में। और इस बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। तो इसका वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, वैल्यू मैग्नीट्यूड जो इसके बराबर ही होगा। तो इसका अगर ये मास डिफेक्ट पता चल गया, इसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल गिव एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन जो डेफिनेशन होता है इसको किस बेसिस पे देते हैं, फॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं देते हैं, किसके बेसिस पे देते हैं, डिफॉर्मेशन या ब्रेक जो करते हैं उसके बेसिस पे देते हैं बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन। तो लिखना लिखना एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, टू सेपरेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट
separate components of a energy required to separate components of a nucleus is known as nuclear binding energy is known as nuclear binding energy तो ये बाइंडिंग एनर्जी हम ग्रेविटेशन के भी केस में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के भी केस में डिस्कस करते हैं कि अगर दो सिस्टम बाउंडेड है तो उनको रिलीज, जैसे अर्थ और मून का जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, ठीक है। उसको अगर डिसमेंटल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी है जो उन दोनों को बाइंड करके रख रही है उसका दे दो, क्या कर देगा, डिसमेंटल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, mathematically this binding energy is equal to mass energy equivalent to mass defect, energy equivalent to मास डिफेक्ट, यानी किसके बराबर होगा, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको P से लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा M इनटू C स्क्वायर। डेल्टा M का तुम्हारा क्या है, मास डिफेक्ट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अगेन आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है यूज कर रहा है, क्या से बाइंडिंग एनर्जी होगा दिस विल बी इक्विवेलेंट टू द एनर्जी या एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ बाइंडिंग, सॉरी एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट कितना एनर्जी के इक्विवेलेंट है उसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, C से मल्टीप्लाई, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये दे देगा तुमको बाइंडिंग एनर्जी। अगेन बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या चाहिए, डेल्टा M चाहिए, ठीक है। अब इधर से करते क्या है ना, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि 1 AMU जो है वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये हमेशा फॉर्मूला में यूज नहीं करते, हमारा काम क्या होता है, हम निकाल लेते हैं कि डेल्टा M की जो वैल्यू है वो कितना AMU आया। मान लो x AMU तुमने क्या कैलकुलेट करा, डेल्टा M कैलकुलेट करा, मास डिफेक्ट तुम्हारा कितना आया। अब उस टर्म को यहाँ पुट करके C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने से बढ़िया हमने क्या करा ना, इसको अल्टीमेटली हमने पता कर लिया कि अगर मास डिफेक्ट 1 AMU होता तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी होंगी, इसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे टोटल एनर्जी मिल जाएगा इस मास के कोरस्पॉन्डिंग। आ रही बात समझ में क्या बोल रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर डेल्टा M 1 AMU के बराबर होता तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी आता, ये मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। और ये कितना होता, 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, कितनी होती है, अरे 9 वाला टर्म भूल ही गए, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, एनर्जी होता है M इंटू C स्क्वायर, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास। अगर मास जो है केजी में पुट करो, C को किस में पुट करो, SI में पुट करोगे, मीटर में पुट करो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा जूल में आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, 1.6 into 10⁻19 से। अगेन यहाँ पे जो मास पुट करते हैं वो केजी में नहीं पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं AMU पे, इसको आप एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग मान लो जो भी तुम्हारा एनर्जी है वो 1 AMU कितने के बराबर होता है, सर 931.5 समथिंग होता है ना, ये तुम सीधे ये वैल्यू बोल रहे 931 हाँ सर, पॉइंट 0.5 देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ सर। ये बोल रहे 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा कितना होगा, 931 अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। जो कैलकुलेशन अगेन कैसे करते हैं, यहाँ E कैलकुलेट करना है तो मास को किस फॉर्म में रखोगे, अब 1 AMU जो है वो कितने केजी के बराबर होगा वो ला करके यहाँ रख दो, ठीक है। सारे वैल्यू रखोगे, कैलकुलेट करोगे, जूल में आएगा, उसमें EV से डिवाइड कर दोगे, मतलब EV के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो 1 AMU के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब अगर मास डिफेक्ट कितने का होता,
1 mu के बराबर होता तो एनर्जी रिलीज कितना होता? 931 होता। आ रही बात समझ में? यानी अगर डेल्टा एम का मास डिफेक्ट है तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी इमिट होगी इट विल बी 931 इनटू डेल्टा एम। सीधे एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो सीधे कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो कैलकुलेट करके देते हैं। मतलब यहाँ पे काम क्या है, हमने 1 एमयू को किस में कन्वर्ट करा? एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मतलब 1 एमयू इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी? 931। यूनिटरी मेथड है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक के रेस्पेक्ट में तुम्हें पता है, जैसे एक पेन का दाम कितना है? 10 रुपए, तो 10 पेन का कितना होगा? 100। बस यही करना होता है। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं किस बात के लिए। 1 एमयू दिया हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग या उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी है वो कितना है? 931। मतलब बोल रहा है अगर मास डिफेक्ट कितना का होता? 1 एमयू का होता तो एनर्जी कितनी रिलीज होती? 931 रिलीज हुआ होता। 931 MeV। अब तुमसे बोल रहा है कि जो तुमने सारा कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि मास डिफेक्ट कितना है? 0.4 है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 931 में, वो सीधे तुमको क्या दे देगा? टोटल एनर्जी रिलीज, या फिर उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट जो तुम्हारा नोट है उसमें लिखेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एमयू। नोट में भी इसको लिख सकते हो, उसे नोट करके लिख लो। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, energy equivalent to 1 AMU is 931.5 mega electron volt. It means if mass defect is delta m, it means if mass defect is delta m, then binding energy B is equal to delta m 9.1.5 mega electron volt. ठीक है। अब वो mc² वाला जो फॉर्मूला था उसको क्या करेंगे? भूल जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी सीधे किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कब? जब मास को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मास डिफेक्ट है। अगेन गलती क्या नहीं करना है, इस डेल्टा एम को केजी में मत पुट कर देना। केजी में अगर जिसको रखने का मन कर रहा होगा ना, वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? ये वाला यूज करेगा। जिसको मन कर रहा है कि नहीं सर हम केजी में ही पुट करेंगे, तो सिंप्लीफाई करो। तुम्हारा मन कर रहा है केजी में, सिंप्लीफाई करो, फिर उसको डिवाइड करो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, फिर उसको मेगा में करो, वो सारा काम करो। या फिर तुम्हारा मन जो है मास को किस में पुट कर दो? एमयू में पुट कर दो, और सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ला लो। बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछ रहा है कैलकुलेट करके निकल लो। आ रही बात समझ में? सर अगर केजी में दिया हुआ क्वेश्चन में तो केजी में सर दिया हुआ है। केजी में दिया हुआ तो उसके साथ 1.6 into 10 to power minus 19 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना? क्या है दिमाग लगा रहा हो? केजी में दिया हो तो मास मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर ले। मान लो केजी में दे दे तो 9.1 into 10 to power minus 31। सी स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर करोगे तो 9 into 10 to power minus 16 होगा, तो 16 होगा। सर सिर्फ 16 होगा। तो बस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 81 into 10 to power minus 15 जूल। ये कितना आया? जूल आया। वही जूल में आया है। नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी मान लो तुमको केजी में दे दिया तो फिर ये चीज नहीं यूज करोगे ना। फिर क्या यूज करेंगे? जो कॉमन अब नॉर्मल अपना फॉर्मूला है mc² वाला, वही यूज करेंगे। तो जैसे हाँ, बोल yes, दिया sir. कि बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग जो भी तुम्हारा मास डिफेक्ट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एम की जगह क्या पुट कर दिया है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया है, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? c² मतलब 9 into 10 to power 16। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया? ये जूल में आया। अब ऑप्शन एक बार देख लो। ऑप्शन अगर जूल में दिया हुआ है तो क्या टिक करोगे? यही आंसर टिक कर दोगे। और अगर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो इसमें क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो 1.6 into 10 to power minus 19 से। करोगे तो ये कितना बार में जाएगा? 50 टाइम्स में। तो ऊपर 50 इंटू ये जो चीज है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा 10 to power 4। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, मेगा में कन्वर्ट करो तो 0.5
देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस काम खत्म। आ रही है बात समझ में? हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो जब केजी में देगा तो वही डेल्टा एम सी स्क्वायर यूज करेंगे। लेकिन जब अगर मास डिफेक्ट एएमयू में दे दिया तो तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए? ये वाला। यहाँ से कैलकुलेट कर तो यूनिट का ध्यान देना है। यूनिट किस में आएगा आंसर डायरेक्टली? मेगा एमईवी में। समझ में आ गया? लिख लो इसको जल्दी से। क्या कुछ नहीं लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं लिखा है ना? हाँ तो नहीं लिखना, अभी क्यों परेशान? हो गया, ये हटा दे। नेक्स्ट देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है जो रिलीज हो रहा है। अब इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि एक जो पार्टिकल है जैसे न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है उसके कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगा वो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर, क्योंकि ये जो ए होता है इसमें क्या होता है? 8+10। इसके बाद टोटल होता है जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे। तो दिस इज डिफाइंड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी per nucleus. So लिखना it is given as ratio of binding energy to mass number binding energy to mass number that is binding energy per nucleon PE divided by A। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो अगेन दिस टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी। ये भी एक फैक्टर है जिससे हम क्या डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी। कि हेवियर न्यूक्लियर कैसे ब्रेक होगा या फिर जो भी तुम्हारा लाइटर न्यूक्लियाई है वो कैसे कंबाइन होगा किसी और के साथ। ठीक है, अब इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग एलिमेंट के लिए, जितने भी तुम्हारे पास नॉन इलेक्ट्रॉन नॉन जो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो मान लो इधर हमारे पास क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब DE/A, और इधर क्या है तुम्हारे पास? Z। गेट वेरी करोगे 1 2 3 4 5 अप टू जो भी नॉन वैल्यू है। अब इसमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या दिखता है? कुछ इस तरीके ग्राफ दिखता है। ठीक है, अब समझो ग्राफ में क्या हो रहा है। मान लो ये हाइड्रोजन के लिए, ये किसके लिए? हीलियम। ये किसके लिए? ऑक्सीजन। ये किसके लिए? कार्बन। और ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसके लिए है? मैक्सिमम है आयरन के लिए। मैक्सिमम किसके लिए आता है? अब समझते हैं ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है, जहां पे ये जो वैल्यू है ये क्या है तुम्हारा? मैक्सिमम वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। इसके पीछे की अगर बात करोगे तो देखो हाइड्रोजन के लिए फिर ये बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, उसके बाद बढ़ रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज होना शुरू कर रहा है। और ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है अगर बात करोगे तो ये मोस्ट जो स्टेबल तुम्हारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। आयरन का जो स्टेबिलिटी होता है क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है? सबसे ज्यादा है। इसी के पास आयरन जो भी तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है उसमें आयरन के आसपास जितने भी उस लाइन में तुमको एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे आयरन के पास क्या है? निकल, कॉपर और सर मतलब जो कोबाल्ट। भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वैसा टाइप हाँ, का? नहीं उस टाइप का नहीं है। इसको जो भी चीजें है वो सीधे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि जिस भी एटम का बाइंडिंग, जिस भी न्यूक्लियस का हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस मैक्सिमम है या ज्यादा है, वो क्या कर रहा है? वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है।
और जब पीरियोडिक टेबल में हमने देखा तो वो कौन से मटेरियल मिल रहे थे, जैसे आयरन हो गया, ये सारी चीजें। तो आयरन के लिए अगर बात करोगे तो ये जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 8.8 के बराबर। आयरन के पास क्या होगा, ये तुम्हारा आयरन है Fe। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, आयरन का जेड कितना होता है 26। 56। जेड कितना होता है, जेड 56। अच्छा जेड या इधर ए कर देता सर ए होगा 56 ना? 56 इधर ए हाँ हाँ हाँ। ए जो होगा वो कितना होगा 56 होगा। जे पुट करते तो कितना होता 26, तो वो चेंज कर दो। अब इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है कितने हैं 8.8 है। अब समझते हैं इसके बाद अगर जाओगे, बाद का अगर देख रहे हो, यानी e ग्रेटर देन 56 के लिए, उसके लिए भी जेड की वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी बी बाई ए की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस डिक्रीज कर रहा है। उसके पहले वाले की भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं। ये जो तुम्हारे 7 एजेज है इसमें लिख सकते हो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए, ये किसके लिए, हीलियम के लिए, आगे 2-3 और लिख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन के लिए, ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। और इसके बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद के फिर ऑक्सीजन, फिर इंक्रीज किया कहाँ तक, आयरन तक। आयरन के लिए कितना है 8.8 है, 8.8 से सबका क्या होगा, कम ही होगा। हीलियम के लिए 7 होता है, हीलियम के लिए यही वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7 के बराबर होगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता है, जो यूनिट होगा क्या होगा, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी क्या तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसको क्या बोलेंगे, नाम इसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, लेकिन जो वाई एक्सिस पे फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है। तो कंफ्यूज मत होना, नाम इसका भले बाइंडिंग एनर्जी कर्व है। अब जितने भी तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, उनका सबका काम क्या होता है, वो अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो भी, अब देखो एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। बाइंडिंग जो भी एनर्जी है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस अपनी एनर्जी क्या करता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। जो एक्चुअल एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात करोगे तो हर एक न्यूक्लियस इसको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। तो इसमें जब ऐसे स्टेटमेंट आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन किससे कर लेते हैं, एनर्जी से, कि अच्छा स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए जो भी एनर्जी हो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ जाता है तो उनको क्या दिखता है, ये वाला चीज दिखता है, जिससे आंसर क्या कर देते हैं, रिड्यूस। लेकिन क्या है यहाँ पे उल्टा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जिसके लिए जितना ज्यादा होगा, जिस न्यूक्लियस के लिए ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यानी 8 के आसपास, 8.5 या 8.8 के आसपास जो होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब समझना इस केस में के लिए क्या होता है कि जो छोटे जो लाइटर निकले वो कंबाइन होकर के इधर पहुंचेंगे, और जो हेवियर वाले हैं वो क्या करेंगे, ब्रेक होकर के इधर पहुंचेंगे। तो इसके चलते यहाँ से जो फेनोमेना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ाने के लिए 2 तरीके के फेनोमेना होता है, वन इज फ्यूजन एंड अदर इज, एक में ब्रेक होगा और दूसरे में क्या होगा, कंबाइन होगा। जैसे हाइड्रोजन कंबाइन होकर कहाँ पहुंचता है, हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन कंबाइन होकर के अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा ही रहा है, क्योंकि उसको 7 से तो कम ही है ना, तो बढ़ा करके क्या बनता है, हीलियम बन जाता है। और हीलियम जब बनता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पहले के रेस्पेक्ट में बढ़ जाती है। वैसे ही अगर इधर बात कर लो, इधर कोई भी मान लो तुम्हारे पास क्या है, रेडियम है, तो ये ब्रेक होकर क्या कहाँ पहुंचेगा, आयरन के आसपास पहुंचेगा। जो 2 ऐसे छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे जिनका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो 8 के आसपास होगा, और 8 के आसपास होगा यानी ब्रेक होकर के इस फॉर्म में चेंज हुआ है, जिसके चलते इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है, इसलिए हमें हमारे पास फ्यूजन और फ्यूजन फेनोमेना देखने को मिलता है, जो किससे डिसाइड करते हैं हम,
बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड करते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट वाइज लिखना। लिखना more the binding energy per nucleus, more the binding energy per nucleus, more the binding energy per nucleus, more will be the stability, more will be the stability of nucleus. हाँ, more will be stability of nucleus. स्टेबिलिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखना a nucleus greater than a nucleus greater than Z equals to 83, a nucleus greater than Z equals to 83, अगर 80, हाँ 83 से अगर ज्यादा होगा then it breaks into two lighter nuclei. Then it breaks into two lighter nuclei to achieve stability. इसको फिशन बोलते हैं ना सर? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे फिशन। ठीक है, हाँ फिशन अलग से टॉपिक, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ेंगे तो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे तुम्हारा लाइटर न्यूक्लियाई है तो वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा एंड फुल स्टॉप के बाद लिखना एंड टू लाइटर न्यूक्लियाई एंड टू लाइटर क्या एंड टू लाइटर न्यूक्लियाई combine to form a single nuclei to achieve stability. हो गया। अब जो भी तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इट विल बी फिजन एंड हेडिंग लिखो, डिस्कस करेंगे कल। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर चलेंगे जो भी तुम्हारा रिएक्शंस है, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में चलेंगे। फिर तो रेडियो एक्टिव डीके भी है। हाँ रेडियो एक्टिविटी के तो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक्स। ठीक है।